कि दुनिया की फिजूल बातों को नजरअंदाज करना सीख। इतिहास वो ही रचते हैं जो खामोश रहते हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें मेरा ये प्रयास तो रहता ही है कि हिंदी को बहुत सरल तरीके से आप तक पहुंचाऊं। साथ में ये भी रहता है जो कंटेंट मैं आपको देना चाह रही हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगी बीसल देव रासो की, क्योंकि ये मैं आपको पता है रासो साहित्य अब चल रहा है। तो रासो साहित्य में पहले पृथ्वीराज रासो, फिर अब बीसल देव रासो, इनको मैं लेकर के आई हूँ और ये क्रम से ही मैं लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि पहले नंबर में कौन था, दूसरे नंबर में कौन था। फ्रेंड्स, अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए बात करते हैं बीसल देव रासो की। उससे पहले ये जान लें कि इसको लिखा किसने था। फ्रेंड्स, बीसल देव रासो को नरपति नाल द्वारा लिखा गया था और ये एक पुरानी पश्चिमी राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। और इस बीसल देव रासो जो नरपति नाल द्वारा लिखा गया था, उसमें ही कई जगह इन्होंने अपना नाम नरपति लिखा है तो कहीं पे नाल लिखा है। तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि नरपति इनकी उपाधि रही हो और नाल इनका नाम रहा हो। और इनके विषय में कोई पुख्ता सबूत हमें नहीं मिले हैं कि कब इनका जन्म हुआ था, कहाँ ये रहे थे, किस जगह इनका मतलब निवास था वो कहाँ था, तो कुछ भी हमें नहीं पता है। अब बात करते हैं बीसल देव रासो की। तो बीसल देव रासो जो है, जैसा कि मैंने बताया, नरपति नाल द्वारा लिखा गया है और इसकी जो समयावधि है वो 1400 शती मानी जाती है। तो इसी से अनुमान हम लगा लेते हैं कि जो नरपति नाल जो उनका समय रहा होगा वो 1400 के आसपास रहा होगा, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई साक्ष्य अभी तक नहीं है कि इनके जन्म के बारे में कोई और हमें प्रमाण मिला हो। उसी से हम लोग अंदाजा लगाते हैं, या जितने भी मैंने बुक्स को रीड किया, पढ़ा, आपके लिए नॉलेज निकाली, तो उसमें यही निकला कि जो बीसल देव की रचना हुई थी वो 1400 में हुई थी। तो इसको जो है हम अगर जोड़े तो नरपति नाल का जन्म भी उसी के आसपास माना जाता है। फ्रेंड्स, बीसल देव रासो की अगर मैं बात करूं क्या है, तो बीसल देव रासो एक बहुत प्रतापशाली राजा थे और संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे या कवि थे। उन्होंने अपना नाटक हरिकेली विजय शिलालेखों पर खुदवाया था। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता था, पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे या जो संपन्न लोग होते थे, वो अपने शिलालेखों पर अपने लेखों को या अपनी नाटकों को, कविताओं को लिखवा देते थे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि हरिकेली विजयम अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ये नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या निबंध है, तो आपको पता होना चाहिए हरिकेली विजय विजय जो है वो एक इनका नाटक था और बहुत प्रसिद्ध रहा था। संस्कृत नाटक था, ये भी याद रखिएगा, ये संस्कृत नाटक था। संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। फ्रेंड्स, बीसल देव रासो की अगर हम पूरी जानकारी हमें लेनी है तो उसको हम 4 खंडों में विभाजित करेंगे। पहला खंड, जिसमें कि मालवा के परमार राजा भोज की पुत्री राजमती का शाकंभरी नरेश बीसल देव से विवाह का वर्णन है। और दूसरे वाले सर्ग में बीसल देव का अपनी पत्नी से रूठ करके उड़ीसा जाने का वर्णन है। तीसरे वाले खंड में जब बीसल देव रासो अपनी पत्नी से रूठ के चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद रानी राजमती जो विरह का उसका वर्णन है वो किया गया है। चौथे वाले में राजा भोज द्वारा अपनी पुत्री राजमती को वापस लाना और साथ में बीसल देव को चित्तौड़ लाने का वर्णन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी असंगति लगती है। वो क्यों लगती है? क्योंकि जो राजा भोज थे फ्रेंड्स, वो बीसल देव रासो के प्रकाशित होने या लिखने के 100 वर्ष पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 100 वर्ष पहले जो राजा मर चुके थे
धार के राजा थे फ्रेंड्स ये भोज। तो वो अपनी जो बीसलदेव रासो में उनका विवाह हुआ तो उनके पुत्री से कैसे हो सकता है, तो ये ऐतिहासिक तर्क संगत बात नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, ये हम लोग कह सकते हैं कि जो राजा भोज थे, धार के राजा भोज, फ्रेंड्स याद रखिएगा धार के राजा भोज थे, उनके जो साम्राज्य के लोग थे, उनका साम्राज्य काफी दूर तक फैला था, तो उनके साम्राज्य के जो लोग थे वो लोग अपने नाम के पीछे उपाधि स्वरूप भोज लगा लिया करते थे। और आबू के भी जो परमार लोग थे वो भी अपने नाम के पीछे भोज लगा लेते थे। इस बात का साक्ष्य हमें पृथ्वीराज रासो में भी मिलता है, जिसमें कि बीसलदेव रासो की एक रानी का परमार वंश की रानी होने का भी जिक्र हमें मिलता है कि वो परमार वंश की थी। तो संभवतः ये किसी परमार की ही पुत्री हो, कोई जो मतलब संपन्न कोई रहा हो व्यक्ति, अच्छा धनिष्ठ रहा हो, उसकी पुत्री हो और उसने अपने नाम के पीछे भोज लगाया हो। तो इस तरीके से थोड़ी सी ऐतिहासिकता में हमें तर्क संगत आंसर नहीं मिलता है। फ्रेंड्स चलिए अब हम देखेंगे कि इसमें जो रस पाए गए वो कौन कौन से। फ्रेंड्स इसमें दो रस मिले थे, पहला था वीर रस और दूसरा श्रृंगार रस। वीर रस का प्रयोग तो फ्रेंड्स इसमें बहुत गौण ही हुआ है, बहुत कम हुआ है। ज्यादा जो प्रयोग हुआ है वो वीर श्रृंगार रस का हुआ है। भाई अगर राजा जो बीसलदेव थे उनका विवाह राजमती से हुआ तो उनका संयोग का वर्णन हुआ, वो भी श्रृंगार वर्णन हो गया। जब राजा का रूठ करके अपनी पत्नी से उड़ीसा जाने का वर्णन है फ्रेंड्स, तो वो भी श्रृंगार के ही वियोग वाली शाखा में आता है, वहां वियोग का वर्णन आता है। तो इस तरीके से वियोग का भी वर्णन आता है, संयोग का भी आता है। और वीर रस जो है वो तो बहुत कम ही यूज हुआ है, ज्यादा यूज इन्हीं का। फ्रेंड्स इसके लिए मैंने बताया कि इसकी भाषा पुरानी पश्चिमी राजस्थानी थी, जो कि साहित्यिक भाषा बिल्कुल भी नहीं है। साहित्यिक भाषा हमारी हिंदी है। और जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था पृथ्वीराज रासो में कि डिंगल और पिंगल दो शैलियां उस समय थी। तो जो डिंगल भाषा थी वो मैंने बताया था एक राजस्थानी शैली थी और पूर्वी पश्चिमी राजस्थानी थी। और जो हमारी पिंगल भाषा थी उसके लिए मैंने बताया था जो ब्रज और अपभ्रंश के योग से बनती है वो हमारी पिंगल भाषा है। तो वो भाषा का अभाव इसमें रहा। दूसरा, इसमें जो है ये जो काव्य है हमारा बीसलदेव, ये एक गेय काव्य है। गेय काव्य होता है फ्रेंड्स जिसको गा करके सुनाया जाता है। तो गेय काव्य होने के कारण इसके शब्दों में भी उलटफेर रहा है। और फ्रेंड्स इस तरीके से आपने जाना बीसलदेव रासो के बारे में कि बीसलदेव रासो क्या उनका स्थान था, किस तरीके की उनकी रचना थी, क्या उनके बारे में संपूर्ण जानकारी थी हमें मिली। जो एक बात मैंने बताई कि उनके जन्म से लेकर के उनके रहने के हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो वो मैंने आपको बताया कि जो हमें रचना मिली थी बीसलदेव रासो वो हमें 1400 संवत आसपास मिली थी। तो 1400 के आसपास मिली थी, मीन्स कि उनका जन्म भी उसी के आसपास हुआ होगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको जानकारी दी और कुछ चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी हैं वो आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग क्या गलती करते हैं, जो लेक्चर अगर सामने से कोई दे रहा है उसे सुन तो लेते हैं लेकिन जो बोर्ड पे लिखा है उसको इग्नोर कर देते हैं कि मैम तो बता ही रही है हमें याद हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती होती है फ्रेंड्स। जब आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आईसीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, तो उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं जिनको कि हम नजरअंदाज कर देते हैं। और वो जो एक नंबर हमारा कटता है उसी से हमारी मेरिट नीचे चली जाती है और हमारा नंबर नहीं आ पाता। तो एटलीस्ट हिंदी में जिसमें आपको विजया मैम बता रही है, पढ़ा रही है, तो उसमें एक नंबर भी ना कटे ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वीडियो को पूरा देखें और जो मैं जानकारी दे रही हूँ उसको नोट डाउन करें। तो चलिए देखते हैं मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। देखिए बीसलदेव रासो, मैंने टाइम आपको बताया था 14वीं शती विक्रमी बताया था। बीसलदेव रासो का नाटक जैसे कि मैंने आपको बताया था हरिकेली विजयम, और ये संस्कृत नाटक था, ये भी याद रखिएगा। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, हरिकेली विजयम आ जाएगा, संस्कृत था, हिंदी था
अपभ्रंश था या साहित्यिक भाषा में था। तो 4 ऑप्शन आएंगे। जब आपको पता होगा संस्कृत है तभी आप टिक करके आएंगे संस्कृत। फिर मैंने लिखा है बीसल देव कौन थे। तो फ्रेंड्स वो मैं बता ही चुकी हूँ, प्रतापशाली राजा एवं संस्कृत के अच्छे कवि थे। और इन्होंने अपनी जो हरिकेली विजयम लिखवाया था वो शिलालेखों पर खुदवाया था। रस, इसमें मैंने जैसा बताया वीर रस और श्रृंगार रस। ज्यादा यूज किसका हुआ था, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंसर करेंगे श्रृंगार रस का। फिर देख लेते हैं भाषा। भाषा में आपको बता चुकी हूँ, पुरानी पश्चिमी राजस्थानी। फिर है नरपति नाल। नरपति नाल जैसे कि मैंने बताया ये बीसल देव रासों के रचनाकार रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने जानकारी ली बीसल देव रासों के बारे में। और इससे पहले मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज रासों के बारे में। फिर जैसे कि मैं पूरे सीरीज लेके आई हूँ और मेरा यही प्रयास है कि आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के प्रत्येक कविगण ये जो रचनाकार हैं उनकी पूरी जीवनी को बताऊं और उनके प्रत्येक रचना को बताऊं। तो फ्रेंड्स इसके लिए सहयोग आपका चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अगर ज्यादा अच्छी लगती तो उसको शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स अपना प्यार स्नेह बनाए रखिएगा और मेरी अगली वीडियो के लिए आप ही मुझे मोटिवेट करेंगे। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, जितने ज्यादा आपके लाइक्स आएंगे, मैं उतनी जल्दी नई वीडियो आपको डालूंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो। मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।